बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट लेक्चर एंड दिस इज रिलेटेड टू द DC circuits. So in this lecture we are going to study about the circuit and the type of the currents as well as direct current and AC current के बारे में पढ़ेंगे and how we can develop circuits और उन circuits को use करते हुए हम किस तरह से जो है different जो है analysis को conduct कर सकते हैं, उसके बारे में इंशाल्लाह हम आज के लेक्चर के अंदर डिस्कशन करेंगे। So this topic is related to our course EA Electricity and Magnetism 1 PHY 3401 BS Physics third semester evening fall 2021. So in the last lectures we have discussed about mainly about the capacitors, combination of the capacitor, storage of electric energy in capacitor. हमने dielectrics के ऊपर बात की थी. Then we discussed about the dielectrics insertion in capacitor to enhance the electric capacitance of the capacitor. Then we have discussed about the types of capacitors and as well as we have discussed the computation scheme for the capacitance of different types of capacitor, just like you all are all sent to me the solution of the cylindrical capacitor as well as spherical capacitor। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी। इंशाल्लाह आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं करंट के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज करंट, देन वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ द करंट, then we will discuss the DC circuit first, and then we discriminate between the EMF, what is electromagnetic motive force and the potential difference, इनके दरमियान फ़र्क क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। then we will discuss about the resistor and combination of the resistors in circuits, and we will study especially about the series and parallel combinations, and then we will discuss about briefly about how we can analyze the circuit. So we will discuss about the circuit analysis of DC circuits. So if you talk about current, then everybody knows that the flow of charges through a conductor is known as current. It is the base physical quantity. So सब लोग जानते हैं कि ये ड्राइव क्वांटिटी नहीं है बल्कि बेस फिजिकल क्वांटिटी है। इट इज़ मेजर्ड इन अम्पेयर, तो ये अम्पेयर में मेजर की जाती है। सो द concept of this current is very simple here. As you can see here, in this way, you have a बैटरी एंड द बल्ब। तो जैसे ही बैटरी जो है वो उसके हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जो आपके पास सर्किट है उसके अंदर करंट फ्लो करता है, तो हम उसके इलेक्ट्रॉन के फ्लो को देख सकते हैं। दो तरह का करंट वैसे लिखा जाता है फ्लो के लिहाज से, एक कन्वेंशनल करंट होता है और एक इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है। कन्वेंशनल करंट के लिए हम सपोज कर रहे होते हैं कि द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम हाई टू लो, so this flow will be like this one, sorry, this flow will be like this one, कि ये आपका पॉजिटिव से होगा शुरू और नेगेटिव पे क्या होता है एंड होता है। सो दिस इज द पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो। बट इफ यू कंसिडर दैट ये इलेक्ट्रॉनिक फ्लो है, तो ये आपके पास स्टार्ट होता है लो पोटेंशियल से और ये जाता है घूम के हाई पोटेंशियल के ऊपर। तो ये आपके पास करंट की दो डायरेक्शन हो सकती हैं पॉसिबली। इन द सेम वे कुछ लोग जो है वो अगर आप देखें तो करंट के फ्लो को जो है एक्चुअली तौर पे जब फ्लो ऑफ चार्जेस की भी बात करते हैं कि एक्चुअली तौर पे जिस तरह आपके पास वाटर पाइप के अंदर वाटर फ्लो करता है, तो इसी तरह चार्जेस जो है वो फ्लो कर रहे होते हैं। और ये एनिमेशन जो है आपको उसी कॉन्सेप्ट के बारे में समझाने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से करंट फ्लो कर रहा है और ये फ्लूइड मॉडल के मुताबिक एक्सप्लेन किया जा रहा है। In parallel, we have another situation कि how do current flow, electrons flow। तो इसके अंदर है जी हाई पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो हाई पोटेंशियल से एक्सचेंज होते जाते हैं और इसी तरह इस मैकेनिज्म के मुताबिक जो है वो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को ट्रांसफर होता जाता है और यूँ इट सीम्स लाइक दैट कि ये एक वाटर फ्लो की तरह फ्लो करते जा रहे हैं। एज यू कैन सी इन एनिमेशन, तो वो अपने अपने रिवॉल्व कर रहे हैं ऑर्बिट के अंदर। इन द मीनवाइल एक दूसरे एटम्स के साथ वो शेयर भी होते जा रहे हैं इंस्टेंटेनियसली और वो दूसरे के साथ जो है वो फ्लो को बरकरार रखते हुए हैं। सो इन दिस वे वी कैन से दैट कि इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो आपस में फ्लो कर रहे होते हैं। Similarly, we can have different types of currents. So इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे पास दो तरह का करंट्स होता है। एक डायरेक्ट करंट होता है, एज यू कैन सी इन दिस फिगर हियर एनिमेशन,
कि एक डायरेक्ट करंट है और ये एक एसी करंट है जिसे हम अल्टरनेटिंग है। तो अगर आप गौर करें तो डीसी करंट की 3 डिफरेंट शेप्स को दिखाया गया है। ये एक है स्मूथ डीसी जिसे हम स्मूथ डीसी है, दिस इज अल्टरनेटिंग, जिसके अंदर टाइम के लिहाज से वो कभी प्लस और कभी नेगेटिव, जबकि आपके पास जो डायरेक्ट करंट है वो हमेशा सिंगल पोलैरिटी का होता है, वो हमेशा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा। बट अल्टरनेटिंग करंट जो है वो हमेशा क्या रहेगा, कभी पॉजिटिव और कभी नेगेटिव। तो अल्टरनेटिंग करंट को समझने के लिए आप इस कंडीशन को देख सकते हैं कि आपके पास देखें तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव के साइन जो है वो कंटिन्यूसली विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होते जा रहे हैं, और फ्लो ऑफ करंट जो है वो चेंज हो रहा है, फ्लिप कर रहा है, कभी राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। So this flipping is basically associated with the alternation. So that's why it is called the alternating current here. तो इस वजह से हम इसको alternating current का फार्मूला कहते हैं, और ये इसके मुताबिक जो है वो हल किया जा सकता है और ये अंडरस्टैंड किया जा सकता है कि दिस इज द एग्जांपल ऑफ द alternating current. So in the meanwhile we can also understand that DC circuit क्या होते हैं. So the DC circuits are consist upon DC sources and their circuit components as shown in figure. So we can see here कि DC circuit जो होते हैं वो किसको कहा जाता है, ऐसे सर्किट जिसके अंदर जो सोर्स हो वो डीसी हो और उसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा हो वो भी डीसी हो, इस तरह के हम सर्किट्स को और सोर्सेज को कहेंगे कि वो डीसी सर्किट्स कहलाते हैं. एज यू कैन सी इन दिस फिगर है कि इफ़ यू अटैच अ बैटरी, तो बैटरी का जो सोर्स है वो आपको क्या देता है, डीसी करंट देता है, और इसके साथ अगर आप स्विच अटैच कर रहे हैं और ये लाइट बल्ब है तो बैटरी के हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो करता है. ये कन्वेंशनल करंट की उन्होंने डायरेक्शन शो की हुई है. तो इसके अंदर आपके पास जो है बैटरी जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव कर रही है और करंट फ्लो करता जा रहा है, और ये बल्ब जो है वो जल रहा है. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द कन्वेंशनल करंट. तो इसके अंदर जो है आपके पास ये करंट फ्लो की स्कीमेटिक दिखाई गई है. इस तरह की सिचुएशन को आप कह सकते हैं कि एक डीसी सर्किट है. तो डीसी सर्किट के अंदर जो डीसी सोर्स है वो बैटरी है, और स्विच जो है वो एक सर्किट कंपोनेंट है, और बल्ब जो है वो एक लोड का काम कर रहा है, जबकि वायर जो है वो एक पाथ में दे रहा है करंट के फ्लो होने को, और उसके मुताबिक जो है वो डायरेक्शंस को शो किया जा रहा है. इन द मीनवाइल वी हैव डिस्कस दैट कि आपके पास जो डीसी सर्किट है उसके अंदर एक और कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म बनाई जा सकती है. वो है कि आपके पास ये बैटरी की फॉर्म जो है वो सिंगल सेल से कन्वर्ट करके इसको आप बैटरी की शेप दे सकते हैं. इन द सेम वे यहाँ पे एक स्विच है वो लगाया जा सकता है इन स्कीमेटिक व्यू के तौर पे. इसी तरह आप करंट मेजर करना चाहते हैं तो उसको सम एम मीटर सीरीज में लगा देंगे, और इस तरह अगर आप वोल्ट मीटर जो लोड है एक्चुअली तौर पे ये बल्ब है तो उसका सिंबल लोड के लिए ये इस्तेमाल किया जाएगा, और उस वाले से आपके पास जो है इसके पैरेलल में वोल्ट मीटर जो है वो अप्लाई किया जा सकता है, और उसका पैरेलल में करंट को फाइंड आउट किया जा सकता है. सो इन दिस वे आपके पास जो है ये सारी चीज़ें जो है वो कंडक्ट की जा सकती हैं, और उसके मुताबिक जो है आपके पास जो है स्कीमेटिक व्यू के मुताबिक इसको स्टडी किया जा सकता है. इन द पैरेलल वी कैन आल्सो हैव अनदर टाइप ऑफ द सर्किट जिसे हम डीसी सर्किट कह सकते हैं. इसके अंदर एक सेल को रिप्रेजेंट किया जा रहा है एज यू कैन सी है. तो ये आपके पास जो है वो ई इज बेसिकली स्टैंड फॉर द ईएमएफ, जिसकी हम थोड़ी देर बाद ही बात करेंगे. तो ये 12 वोल्ट लिखी गई है, और ये जो ब्लू लाइन है एक्चुअली इट रिप्रेजेंट्स द कनेक्टिंग वायर, और जो रजिस्टर है एक्चुअली इट रिप्रेजेंट्स द एक्चुअली द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ 60 ओम. तो ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डीसी सर्किट जो है वो शो किया गया है. सो अगर आप समझना चाहें कि ईएमएफ क्या होती है, तो ईएमएफ इज बेसिकली एन एनर्जी व्हिच कन्वर्ट्स द अदर टाइप ऑफ एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड द ईएमएफ. किसी भी तरह की जो एनर्जी है अगर हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं तो इस तरह की जो एजेंसी है वो ईएमएफ कहलाती है. सो एज यू कैन सी है द बैटरी है, बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी होती है क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के केमिकल मौजूद होते हैं, और ये केमिकल जो है जब इनके टर्मिनल के साथ वायर्स को जोड़ा जाता है तो वो हमें एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं. तो किस वजह से हमें जो है केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, इट इज ड्यू टू द ईएमएफ व्हिच इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. तो इस वजह से इसको हम ईएमएफ के नाम से जानते हैं. तो अगर आप इस ईएमएफ को समझना चाहते हैं कि ये क्या कर रही है और किस तरह से प्रोवाइड कर रही है, तो एक्चुअली तौर पे जो बैटरी होती है वो किसी भी मटेरियल के अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं
उनको पुश फ्राहम कर रही है। एज यू कैन सी है दिस इज एनिमेशन इन विच यू कैन सी है कि यहाँ पे एक बहुत ही कमज़ोर से पिक्चराइज किया गया है कि सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया गया कि ये स्मॉल स्मॉल इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको ये बैटरी पुश प्रोवाइड कर रही है, बूस्ट प्रोवाइड करती है और ये वाले भागना शुरू कर देते हैं। एक्चुअली तौर पे जो बैटरी है वो इन चार्जेस के ऊपर वर्क डन करती है और इनको इतनी सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कि ये जो चार्जेस हैं ये अपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इजीली मूव कर सकें, जिसकी डेफिनेशन आप करते भी हैं, द वर्क डन पर यूनिट चार्ज. So it is called the you can say the EMF of the battery. So meanwhile we can also understand the situation like this way कि एक्चुअली तौर पे जो EMF होता है वो दो करंट कंडक्टर और करंट के दरमियान जो है वो एक पंप का काम कर रहा है। एज यू कैन सी है कि बैटरी है और एक कंडक्टर है, दूसरा कंडक्टर है और इन दोनों के दरमियान जो है आपने कनेक्शन बरकरार रखना है। पंप जो है एक जगह से दूसरी जगह पानी को भरने में जो फास्टेस्ट एफिशिएंसी प्रोवाइड कर रहा है दैट इज द कंडक्टर। और ये जो वाटर फ्लो है एक्चुअली रिप्रेजेंटेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स, तो उसके मुताबिक जो है वो ए से टब से बी टब की तरफ पानी फ्लो करता जा रहा है और ये जो पंप है इट प्रोवाइड्स बेसिकली द ईएमएफ। तो ये ईएमएफ की एग्जांपल के तौर पे लिया जा सकता है। Similarly, voltage, what are the voltages actually thought पे? So the potential difference across the terminal of the battery as the current flows through the circuit is called the voltage. तो बड़ा सिंपल सा सिनेरियो है इसका कि जैसे ही आप इस टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ किसी लोड को लगाएंगे और इस टर्मिनल के साथ जैसे ही करंट इनके दरमियान फ्लो करता है तो इस करंट की वजह से आपके पास जो करंट फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, तो इधर जो ड्रॉप होगा दिस ड्रॉप विल बी नोन एज द वोल्टेजेस। तो याद रखिएगा कि बैटरी की जो ईएमएफ होती है हम उसको एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं, वोल्टेज को वी से रिप्रेजेंट करते हैं जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। तो अगर आप बैटरी के वोल्टेजेस ले रहे हैं तो इट इज बेसिकली द ईएमएफ, और अगर आप किसी डिवाइस के क्रॉस वोल्टेजेस ले रहे हैं तो इट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। तो इस सेंस के अंदर आप इसको कर सकते हैं कि ये वोल्टेज या होगा या पोटेंशियल डिफरेंस होगा और ये उसके मुताबिक जो है वो कैरी आउट किया जा सकता है। So there is a comparison, brief comparison between the EMF and the voltage. So we can say that EMF of cell is the maximum potential difference between the two electrodes of a cell when the cell is in open circuit. याद रखिएगा कि आपके पास जो है वो अगर आपके पास EMF जो है वो होती है जब आपके दोनों सेल के दरमियान ओपन सर्किट हो, तो वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा इट इज कॉल्ड द EMF. EMF is independent of resistance of the circuit and depends upon the nature of electrode and electrolyte. याद रखें कि EMF जो है वो resistance of the circuit पे डिपेंड नहीं करती बल्कि it's depends upon the nature of electrode and electrolyte. The term EMF is used for the source of current. So ये इसको वैसे तो इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बट इट्स यूनिट्स इज नॉट द फोर्स, ये बल्कि इसका यूनिट भी क्या होता है जूल पर कूलम होता है। So this is basically the cause. That is basically the reason why electrons flows from the battery to the conductor. ये इस वजह से कि ये बुनियादी वजह है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो करते हैं हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। इन द सेम वे इन कंट्रास्ट टू ईच अदर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज द डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इन द क्लोज सर्किट। सो याद रखिएगा कि आपने अगर किसी भी डिवाइस के क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हैं और वो क्लोज सर्किट में है तो आप इसको कहेंगे कि ये आपके पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। This depends upon the resistance between the 2 points of the circuit and the current flowing through the circuit. तो ये डिपेंड करता है resistance between the 2 points as well as कितना करंट फ्लो करता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। So the potential difference can be measured between the two any points of the circuit. तो potential difference जो है वो हमेशा किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान मेजर किया जा सकता है and it is an effect. तो ये एक इफेक्ट होता है जो कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से प्रोड्यूस होता है, जबकि जो कॉज है वो ईएमएफ है। So according to the formula, the EMF is equal to IR plus IR. This R is basically the total resistance of the circuit, external resistance, and small r is the internal resistance. So the formula for the case of the potential difference, so this is the V is equal to IR. So the R is basically, the capital R is basically representing here the total external resistance of the circuit, and this can be taken as in this way V is equal to IR. So इस वे के अंदर ये जो है
थ्रू लिया जा सकता है। तो आप इस तरह से इन दोनों फार्मूलाज को इजीली सॉल्व कर सकते हैं और इनके मुताबिक जो है इनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। Similarly, we can have a comparison or we can have an understanding of internal battery resistance, जिसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है? जब आपकी बैटरी के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स वगैरह जो है वो फ्लो करते हैं, तो उनके फ्लो की वजह से जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मौजूद होता है, तो उसके अंदर भी एक जो रेजिस्टेंस फील होती है इलेक्ट्रोलाइट में से गुजरते हुए इलेक्ट्रॉन्स को या चार्जेस को। तो दिस रेजिस्टेंस इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, और ये बैटरी के अंदर ही होता है जब आपकी जो ईएमएफ है वो कन्वर्ट हो रही होती है पोटेंशियल के अंदर। So if the internal resistance is zero, then the terminal voltage is equal to the EMF. So if a real battery, there is internal resistance R, the terminal voltage delta V is equal to epsilon minus IR. So small r is represents the internal resistance. The EMF is equivalent to the open circuit voltage, याद रखिएगा। और ये EMF जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के बगैर होती है और ये ओपन सर्किट वोल्टेज के बराबर होती है। दिस इज द टर्मिनल वोल्टेज व्हेन नो करंट इज, और ओपन सर्किट वोल्टेज जो है एक्चुअली तौर पे टर्मिनल वोल्टेज होता है व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट, एंड दिस इज द वोल्टेज लेबल्ड ऑन द बैटरी। तो ये बैटरी के ऊपर जो लेबल किया गया वोल्टेज होता है दैट इज कॉल्ड द ओपन सर्किट वोल्टेज। The actual potential difference between the terminal of the battery depends upon the current in the circuit। तो याद रखिएगा कि एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिपेंड करता है कि आपकी बैटरी में से कितना करंट जो है वो निकाला जा सकता है। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करने के लिए बताया गया है कि ये जो बैटरी है वो किस तरह से अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ एसोसिएटेड है, और जब हम करंट फ्लो करता है इसके अंदर तो वो किस तरह से करंट जो है वो इनके साथ एसोसिएट होगा। तो हमने हाई पोटेंशियल करंट से लो पोटेंशियल की बात की है, तो आइए देखें कि इसके मुताबिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कैसे रिएक्ट करता है, या दूसरे अल्फाज में कहें तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो किस तरह से मेजर किया जाए अगर एक एंड के ऊपर, तो ये सारी सिचुएशन जो है वो किस तरह से कवर की जा सकती है। तो बड़ा सिंपल और आसान तरीकाकार है। एज यू कैन सी हियर दिस माइनस इज बेसिकली द लो पोटेंशियल एंड दिस प्लस इज हाई पोटेंशियल। सो एज वी गो फ्रॉम हाई लो टू हाई पोटेंशियल, तो आप देख सकते हैं कि ये एप्सिलॉन है। जब तक हम इन दोनों पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान रहेंगे तो आपके पास जो है वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, इट इज कॉल्ड द ईएमएफ। तो ये ईएमएफ की वैल्यू है, मैक्सिमम वोल्टेजेस है, ठीक है जी। ये मैक्सिमम वोल्टेज है और बी से लेके सी के दरमियान कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो वोल्टेजेस ड्रॉप नहीं हो रहे, तो ये वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। सो दिस इज दिस सेम वैल्यू और सेम पोटेंशियल, तो यहाँ पे जितनी वैल्यू है वो उतनी ही रहेगी। सी से डी की तरफ जाते हुए हमारा पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है इन दिस वे। तो आप जब सी को डी से क्रॉस करेंगे तो आपके इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है वो लो डाउन हो जाएगी ड्यू टू डिक्रीज इन द एनर्जी। तो आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज करेंगे तो इनका जो पोटेंशियल है वो कम हो जाएगा। तो जहाँ पे पोटेंशियल कम हो जाएगा, सो इन दिस वे वी हैव अ लो पोटेंशियल है। जैसे ही इसके बाद आप अगली तरफ जाएंगे तो वायर के दौरान मूव करते हुए डी से लेके ई तक की मोशन के दौरान आपको पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रह रहा है, बिकॉज रास्ते में किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस इन्वॉल्व नहीं है। सो वी गॉट हियर डी टू ई जो है वो आपके पास पोटेंशियल क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। सो इन दिस वे एज यू आर गोइंग फ्रॉम अवे फॉरवर्ड फ्रॉम ई टू एफ, तो जैसे ही आप ई से एफ की तरफ जा रहे हैं तो अगेन यू हैव अ ड्रॉप इन पोटेंशियल, बिकॉज यहाँ पे जो प्रोवाइडेड एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन के पास वो आहिस्ता आहिस्ता अब क्या हो रही है, कम हो रही है। और जैसे ही ये एनर्जी कम हो जाती है तो वो ई से एफ की तरफ जब जा रहे होते हैं तो आपके पास टोटल वैल्यू जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लो की तरफ जाती है। और एफ का कनेक्शन किसके साथ रिलेटेड है, ए के साथ, जो कि लो पोटेंशियल था, एक्चुअली दैट वाज द जीरो हियर। सो रेफरेंसली हमने इसको जीरो लिया हुआ है, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे आपका जो ड्रॉप है वो ग्रेजुअली ड्रॉप होते होते वो जीरो पे पहुंच जाता है। सो इन दिस वे दिस कंप्लीट्स द होल साइकिल। तो अगेन जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेंगे तो वो अगेन यहाँ से दोबारा ए से बी की तरफ आएंगे, फिर बी से सी की तरफ, फिर सी से डी की तरफ, फिर डी से ई की तरफ, फिर ई से एफ की तरफ, एंड अगेन दे नीड सम एनर्जी टू क्लेम द ए टू बी सिचुएशन। सो इस सारी सिचुएशन के अंदर आपके पास जो है ये सारी की सारी वैल्यूज जो है
वो सर्फ हो रही होंगी और इस तरह से आपका जो साइकिल है इलेक्ट्रॉन्स और फ्लो का और ईएमएफ और बैटरी का वो आपस में चलता जाता है। सिमिलरली जो लोड रेजिस्टेंस होती है वो कौन सी होती है? द टर्मिनल वोल्टेज आल्सो इक्वल्स टू द वोल्टेज अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो याद रखिएगा जो टर्मिनल वोल्टेज होते हैं वो इक्वल टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर होते हैं। दिस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड द लोड रेजिस्टेंस। तो याद रखिएगा कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम लेते हैं, मीन टू से आपने बल्ब लगा दिया, पंखा लगा दिया, ये सारी की सारी एग्जांपल जो है वो लोड रेजिस्टेंस के तौर पर ली जा सकती हैं। इन द प्रीवियस सर्किट द लोड रेजिस्टेंस जस्ट एक्सटर्नल रेजिस्टर। इन जनरल लोड रेजिस्टेंस कुड बी एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइस। तो ये कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो सकती है। सो दीज रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट्स द लोड्स ऑफ द बैटरी सिंस इट्स सप्लाइज टू द एनर्जी टू ऑपरेट द डिवाइसेस containing the resistance. Similarly, we can compute the electrical power, and thus to compute the electrical power is very simple formula. P is equal to IV here. So this could be written as the P is equal to I delta V or P is equal to I epsilon, or this power delivered by the external resistor I square R, and to the internal resistor I square R. So P is equal to I square R भी लिखा जा सकता है और ये टोटल जो है पावर डिलीवर्ड जो है वो निकाली जा सकती है। So power dissipated power plus internal dissipation, so the power delivered will be equal to the I square R capital R plus I square small r. So the batteries are supplied of constant EMF. The battery does not supply a constant current since the current in the circuit depends upon the resistance connected by the battery. तो याद रखिएगा कि बैटरी जो है वो एक कांस्टेंट ईएमएफ सप्लाई करती है, ना कि करंट करती है। तो इसलिए बैटरी इज याद रखें कि वोल्टेज सोर्स है, नॉट द करंट सोर्स। तो जो वोल्टेज सोर्सेज होते हैं वो वोल्टेज या ईएमएफ प्रोवाइड करते हैं, जबकि जो करंट सोर्सेज होते हैं दे प्रोवाइड द करंट। सो इन दिस वे द बैटरी डज नॉट सप्लाई कांस्टेंट करंट सिंस द करंट इन दिस सर्किट डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू द बैटरी। सो द बैटरी डज नॉट सप्लाई कांस्टेंट टर्मिनल वोल्टेज। तो बैटरी जो है वो किसी किस्म का कोई टर्मिनल वोल्टेज सप्लाई नहीं करती। सो सिमिलरली अगर हम सर्किट्स को ज़रा और बेहतर तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आइए हम देखें कि जब आपके पास रजिस्टर जब एक से ज़्यादा हम किसी सर्किट के अंदर ऐड करने की कोशिश करते हैं तो फिर दिस टॉपिक इज़ नोन एज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस। तो एक रेजिस्टेंस को सीरीज में भी लगाया जा सकता है और पैरेलल में भी लगाया जा सकता है। तो ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जब रेजिस्टेंसेस सीरीज में लगाई जाती हैं तो वो ऐड हो जाती हैं, जब पैरेलल में लगाई जाती हैं तो उनके रेसिप्रोकल्स ऐड होते हैं। तो इसमें भी वही बेसिक बातें हैं जो आप लोगों ने पहले देखी हैं, सुनी हैं, पढ़ी हैं। व्हेन द टू और मोर रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड एंड टू एंड, तो अगर आप उन दो रेजिस्टेंसेस को एंड टू एंड मीन टू सेव जो है जैसा कि ए है और बी है और बी से सी को जोड़ दिया, तो दिस टाइप ऑफ कनेक्शन इज कॉल्ड दी एंड टू एंड कनेक्शन। तो इसको अगर इस तरह से जोड़ दिया जाता है तो इस तरह की सिचुएशन और कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द resistors the current are the same in all resistances because the amount of the charge that passes through one resistor must also pass through the other resistor in the same time interval. So the potential difference will divide among the resistance. Obviously एक छोटा सा फार्मूला याद रखिएगा जो कल भी हमने डिस्कस किया था, जो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सीरीज में क्या होता है, डिवाइड होता है और पैरेलल में सेम रहता है। और जो करंट है वो सीरीज में क्या रहता है, वो आपका सीरीज में सेम रहेगा और पैरेलल में डिवाइड होगा। So the potential will divide among the resistance such the sum of the potential difference across the resistance is equal to the total potential difference across the combination. So the very simple way we can say that delta V is equal to delta V1 plus delta V2. So we can solve this equation here as the current of all the circuits रेजिस्टेंस जो आपके पास सर्किट एलिमेंट्स हैं उन सब में से जो करंट है वो सेम रह रहा है। सो वी कैन से दैट द टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू V1 प्लस V2, और ये I लिखा जा सकता है सारे करंट को, और R1 प्लस R2। सो वी कैन राइट देम एज डेल्टा V ओवर I इज इक्वल टू R1 प्लस R2. So the equivalent resistance can be taken as R1 plus R2 plus R3 up to so on. If we have many resistances, then we can just generally add them to have a general or equivalent resistance here.
तो इस तरह से आपके पास जो है equivalent resistance of the series combination is the algebraic sum of the individual resistance and is always greater than the any individual resistance। तो याद रखिएगा सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर आपके पास हमेशा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज्यादा होगी। Meanwhile, we can also apply the situation like this way कि अगर आप दो बल्ब आपस में सीरीज में जोड़ रहे हैं तो एक बल्ब के बंद होते या खराब होते ही दूसरा बल्ब ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह के जितने भी कॉम्बिनेशन है दीज आर कॉल्ड दी सीरीज कॉम्बिनेशन और हम इसके मुताबिक इन सारी चीज़ों को कर सकते हैं। इनको सॉल्व करने का तरीकाकार यूँ हो सकता है कि आप दोनों रेजिस्टेंस को लेते हैं और इन दोनों रेजिस्टेंस को आप ऐड अप करके एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं। सो दीज आर द थ्री स्टेप्स के किस तरह से आप इंडिविजुअली तौर पे चीज़ों को देख सकते हैं। तो अगर आपके पास ये फिजिकल व्यू है तो उसका स्कीमेटिक व्यू बनाएं। स्कीमेटिक व्यू को फर्दर सिंप्लीफाइड व्यू के अंदर आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और इस तरह से आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। Similarly, we can also apply the parallel combination here। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर आपके पास क्या है कि आपने दो बल्ब को पैरेलल जोड़ दिया हुआ है और दोनों के पास जो है एक जैसे वोल्टेजेस फराहम हो रहे हैं। दोनों के जब वोल्टेजेस सेम होंगे तो ऑब्वियसली उनके जो करंट होंगे वो डिफरेंट हो जाएंगे और उस वजह से जो टोटल करंट होगा वो बराबर होगा I1 प्लस I2। तो उस सेंस के अंदर वी गेट हेयर I1 प्लस I2 इज इक्वल टू डेल्टा V1 R ओवर R। ओहम लॉ अप्लाई किया जा रहा है यहाँ पे I इज इक्वल टू वी आर, V इज इक्वल टू आई आर। तो उस लॉ के मुताबिक आप सिंपली क्या कर सकते हैं, इन वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं किस तरह से R1 ओवर R2 लिखा हुआ है यहाँ पे और ये दोनों के पास एक जैसे पोटेंशियल डिफरेंस है बट करंट डिफरेंट है। तो इनको हम करंट का फॉर्मूला लगा के I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो डेल्टा ओम लॉ लगाया V इज इक्वल टू आई आर, इसको रेंज करके डेल्टा V1 ओवर R1 प्लस डेल्टा V2 ओवर R2। तो इनको रीअरेंज कर लें तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी इट विल बी इक्वल टू दी 1 ओवर R 1 1 over R equivalent is equal to 1 over R1 plus R2 plus 1 over R3 up to so on। so इस तरह से आपके पास जो है वो सारे equivalent resistance वगैरह फाइंड आउट की जा सकती है। So the inverse of the equivalent resistance of two or more resistors connected in parallel is the algebraic sum of the inverses of the individual resistances। So the keep in mind that the equivalent is always less than the smallest resistance in the group। तो याद रखिएगा कि आपके पास जो है वो equivalent resistance जो होती है वो हमेशा कम होती है एज कम्पेयर टू द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द ग्रुप। So in parallel, resistor each device operate independently of the other so that with one switch is off, then other remain on. In parallel, all of the devices operate on the same voltages. The current takes all the paths. The lower resistance will have higher current, and even very high resistance will have some currents. So that is why most of the time we prefer parallel combination as compared to the series combination। so this is the main reason why we are using our household circuits in parallel combination because कि अगर एक जगह सप्लाई आ रही है तो इजीली दूसरी जगह आपके पास जो है अगर एक सप्लाई बंद भी हो जाती है तो पैरेलल में दूसरी सप्लाई चलती रहती है। इसलिए हमारे घरों में ज़्यादातर जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किए जाते हैं। सो द नेक्स्ट थिंग इज डैट कि आपने ये भी समझ लिया कि करंट क्या होता है, करंट की टाइप्स क्या होती हैं। फिर आपने ये भी अंडरस्टैंड किया कि सर्किट कंपोनेंट्स किस तरह से बनाए जा सकते हैं, उनको आपस में किस तरह से लगाया जा सकता है, उनके कॉम्बिनेशन कैसे बनाए जा सकते हैं। सो व्हाई वी आर गेटिंग ऑल दीज थिंग्स हेयर बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड टू एनालाइज द सर्किट। तो सर्किट को एनालाइज किस तरह से किया जा सकता है। So the simple electric circuit may contain battery resistance and capacitance in various combination. For some circuits, analysis may consist of combining resistances. In more complex, complicated circuits, Kirchhoff rules may be used for the analysis. These rules are based upon the conservation of energy and conservation of electric charge for isolated systems. So the circuits may involve direct current or alternating current। तो याद रखिएगा कि आप किर्चॉफ रूल वगैरह लगा के कॉम्प्लेक्स सिस्टम को भी यूज़ कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, उसके करंट को कंप्यूट करने के लिए, उसके वोल्टेज को कंप्यूट करने के लिए, उसके नेट इफेक्ट्स को कंप्यूट करने के लिए। और ये काम हम डायरेक्ट करंट के लिए भी कर सकते हैं और अल्टरनेटिंग करंट के लिए भी कर सकते हैं। सो इन दिस वे वी कैन से दैट so we will for the complex circuits we have a very good technique devised by the
Gustav Kirchhoff, German physicist, worked with the Roman Bunsen. Kirchhoff and Bunsen invented the different discuss work on the different area of physics and spectroscopy. So वाले से spectroscopy and find the science of spectroscopy Kirchhoff ने की थी. Discovered the helium of cesium and rubidium and invented the astronomical spectroscopy भी इन पे काम किया हुआ है इन लोगों ने. So the Kirchhoff rule आप सब लोग जानते हैं, बहुत सिंपल है. There are ways in which resistance can be connected so that the circuit form cannot be reduced to a single equivalent resistor, so that we can apply the two rules of Kirchhoff. First rule is known as Kirchhoff junction rule, जिसे हम Kirchhoff जो है वो करंट लॉ कहते हैं, KCL जिसको कहा जाता है. According to this junction rule, the sum of the currents at any junction must equal to zero. Junction से मीन दो मिलने वाली जगह है. So the current directed into the junction are entered into the equation as जो करंट एंटर होगा है वो प्लस आई लिया जाएगा, जो करंट लीव करता है आप सब जानते हैं वो माइनस आई लिया जाता है. अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मैथमेटिकली द टोटल करंट इनकमिंग करंट एंड आउटगोइंग करंट sum of them should also equal to zero. So that's why according to the law of conservation of currents we can say that कि अगर आपके पास ये जो पॉइंट है मीटिंग पॉइंट इट इज कॉल्ड द जंक्शन, और अगर I1 जो है वो एंटरिंग है तो I2 और I3 क्या है, लीविंग करंट है. So I1 माइनस I2 माइनस 3 शुड इक्वल टू ईच अदर, और इनका सम जो है वो जीरो होना चाहिए. सो दिस इज द जंक्शन रूल ऑफ Kirchhoff लॉ. इन द सेम वे वी कैन आल्सो अप्लाई द Kirchhoff लूप रूल, जिसे आप Kirchhoff वोल्टेज लॉ KVL कहते हैं. और इसके अकॉर्डिंग द सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस द एलिमेंट्स अराउंड द एनी क्लोज सर्किट loop must be equal to zero, the statement of conservation of energy. So this is the manifestation of the law of conservation of energy. Mathematically the sum of all the potential differences in the closed loop should be equal to the zero होना चाहिए. तो ये हम अप्लाई करते हैं. सो इसमें अंदर इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग अराउंड द लूप ए टू बी, अगर आप ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो इस सिचुएशन के अंदर द रेजिस्टेंस इज ट्रेवर्स्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट. अगर रेजिस्टेंस जो है इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट है तो इसका मतलब जो करंट है वो आपने हाई से लो की तरफ लिया हुआ है. तो इट्स मीन दिस पोटेंशियल डिफरेंस विल बी गेटिंग फ्रॉम लूज इन द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स जो कि ए से बी की तरफ जा रहे हैं. तो इधर क्या होगा, ड्रॉप होगा, एंड ड्रॉप विल बी रिटन एज माइनस साइन. तो ये माइनस साइन के तौर पर लिखा जाता है. अगर आप करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन मीन टू से कि आप जो है वो आपका करंट हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, तो ऑब्वियसली आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं, एनर्जी गेन कर रहे हैं. तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, पॉजिटिव लिखा जाएगा. इन द मीन वाइल इफ यू आर क्रॉसिंग लाइक दिस वे, क्या आप लो से हाई की तरफ मूव करते हैं तो दिस विल बी पॉजिटिव. इफ यू आर गेटिंग लाइक दिस वे, आप हाई से लो की तरफ जा रहे हैं तो यू आर गेटिंग द नेगेटिव साइन हियर. Similarly, we can apply these strategies to get the solution for the Kirchhoff rules. तो सबसे पहले आपने conceptualize करना होता है, study the circuit diagram and identify the all elements, identify the polarity of each battery, imagine the direction of the current in each battery. Then you have to categorize the things, determine if the current can be reduced by combining the series or parallel resistance. So proceed with those techniques. अगर फिर भी आप अपने जहन से सीरीज और पैरेलल इजी तरीके से ना कर सकें तो फिर आप क्या करेंगे, किरचॉफ रूल को अप्लाई करेंगे. इन द सेम वे जब आपने चीज़ों को एनालाइज करना है तो आपने उनको लेबल्स और सिंबल्स को नॉन और अननोन क्वांटिटीज को लेबल कर लेना है. फॉर एग्जांपल अगर आप किसी सर्किट के अंदर करंट निकालना चाहते हो तो आप उसको आई लेबल कर लें अननोन को, और बाकी सारी न्यूमेरिक वैल्यू को यूज़ करें. असाइन द डायरेक्शन टू द करंट, आपने अपने से अब आर्बिट्रेरी डायरेक्शन जो है वो फाइंड रख लेनी है करंट की, आइदर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, उसके मुताबिक उसको लेके प्रोसीड करना है. अप्लाई द जंक्शन रूल टू एनी जंक्शन ऑफ द करंट दैट प्रोवाइड्स न्यू रिलेशनशिप अमंग द वेरियस करंट्स. Apply loop rule to as many loops are needed to solve the unknown. To apply the loop rule, you must choose a direction in which to travel around the loop. तो आपने एक डायरेक्शन देख लेनी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और उसके मुताबिक जो है आपने उसकी डायरेक्शन को सॉल्व कर देना. You must also correctly identify the potential difference as you cross various elements, उसको भी आपने देखना होगा. फिर आपके पास जो इक्वेशन निकले कि उनको आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है ताकि अननोन फिजिकल क्वांटिटी जो है करंट की हो या वोल्टेज की हो वो निकाली जा सके. एट द एंड
आपने अपने न्यूमेरिकल आंसर को चेक करना है, कंसिस्टेंसी को चेक करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस को देखना होगा और इफ एनी करंट वैल्यू इज नेगेटिव इट्स मीन यू हैव गेस्ड द डायरेक्शन ऑफ द करंट इनकरेक्टली। तो आपने अगर क्लॉकवाइज रखी थी और करंट नेगेटिव आ गया सो इट्स मीन आपकी जो करंट की डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। सो द मैग्नीट्यूड विल सेट टू बी द करेक्ट। So for the this part we are हैविंग दिस वे कि क्रिचफ रूल तक हम आज का लेक्चर को एंड कर रहे हैं। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम आरसी सर्किट जिसके अंदर रेजिस्टेंस और कैपेसिटर को ऐड किया जाएगा और डीसी सर्किट के साथ डीसी सोर्स के साथ इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर हम ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट इन आरसी सर्किट के ऊपर फोकस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन है, कोई डिस्कशन है तो आप लाज़मी अपनी डिस्कशन और क्वेश्चन और कन्फ्यूजन को पूछ सकते हैं। आप हमारे इंटरेक्टिव सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं ज़ूम मीटिंग के ज़रिए से, व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए से और यूट्यूब कमेंट सेक्शन के ज़रिए से भी आप अपने सवालात हम तक पहुँचा सकते हैं। अपना सब लोग ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।